हे गाइस व्हाट्सअप। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ का पॉलिटी के जो करंट अफेयर हैं उनके बारे में, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कवर होंगे विजन आईएएस, इनसाइट और द हिंदू से भी। ठीक है, अब ये कौन से क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका आपको अच्छा आइडिया लग सकता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिलीजियसली कीजिए। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा जो यहाँ पे पहला आर्टिकल है वो है मिशन कर्मयोगी के बारे में। तो देखिए मिशन कर्मयोगी, देखिए कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है मिशन कर्मयोगी को, और ये एक नेशनल प्रोग्राम है। ठीक है, किसके लिए है? सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है, नेशनल प्रोग्राम है। और सरकार क्या करेगी? फाइनेंशियल एलोकेट करेगी 510 करोड़ के आसपास इस प्रोग्राम के लिए, और फिर ऑन साइट लर्निंग भी होगी, और फिर प्रोग्राम को डिलीवर किया जाएगा। एक देखिए एक प्लेटफॉर्म है IGOT प्लेटफॉर्म के साथ। ठीक है, IGOT जो है ना, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम है। ठीक है, और देखिए उसके बाद में कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क भी होगा, जैसे कि प्रधानमंत्री पब्लिक रिसोर्स काउंसिल बनाई जाए। ठीक है, PM रिसोर्स काउंसिल बनाई जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन यूनिट बनाई जाएंगी जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करेंगे। तो मोस्टली देखिए इस आर्टिकल की अगर हम बात करें तो ये थ्योरेटिकल ज़्यादा है। ठीक है, ऐसा ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो कुछ नहीं है, आप थोड़ा इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में है। तो देखिए पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा क्रिमिनल या क्या कुछ है डाटा, तो उसकी एक रिपोर्ट है। तो देखिए उसमें ये बताया जाता है कि 2000 पोस्ट 2019 इलेक्शन, ठीक है, पोस्ट 2019 इलेक्शन के बाद में पता चला है कि 43%, 43% लोकसभा मेंबर जो हैं वो फेस कर रहे हैं, क्रिमिनल चार्ज फेस कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें से 29%, 29% के आसपास तो सीरियस चार्ज हैं, मतलब उनके ऊपर सीरियस चार्ज हैं 29% के ऊपर तो। ठीक है, अब बात करेंगे हम, देखिए एज पर जो अभी रिवाइज गाइडलाइन है, ठीक है, उसमें क्या होगा, इलेक्शन कमीशन की जो है उसमें देखिए पॉलिटिकल जो पार्टी है ना उनको पब्लिश करना पड़ेगा अपने कैंडिडेट की डिटेल, अगर कुछ भी ऐसी डिटेल या कुछ भी है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर डिटेल में डिले होता है, केस चलते रहते हैं और कुछ होता नहीं है, वो अलग बात है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं कि रीज़न क्या है ये। ठीक है, तो देखिए क्रिमिनल, अगर रीजन की बात करें तो देखिए यूज ऑफ मनी एंड मसल पावर। ठीक है, और एक नेक्सस होता है किसके बीच में? क्रिमिनल्स के बीच में और पॉलिटिशियन के बीच में। ठीक है, वो उनको सपोर्ट करते हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं, ऐसा सब चला आ रहा है और चलता ही, पता नहीं क्या कुछ कानून या रूल ऐसा आए, और होना भी चाहिए इन सबको कर्व करने के लिए। ठीक है, इम्पैक्ट की बात करें तो देखिए अगर हम इम्पैक्ट की बात करें इसके, तो देखिए इम्पैक्ट की करें तो देखिए लॉ ब्रेकर है ना, जब कानून को तोड़ने वाले ही कानून बनाएंगे, मतलब कि क्रिमिनल्स अगर पॉलिटिक्स में आएंगे तो फिर क्या उस चीज़ का जो लेजिस्लेचर है उस वो अपनी क्रेडिबिलिटी है उसको खो देगा, है ना, और लेवल ऑफ जो करप्शन है वो बढ़ेगा, है ना। अब देखिए हम लिमिटेशन की अगर बात करें इसमें कि लिमिटेशन क्या है, क्या कमियां हैं, तो देखिए हमारे पास लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो होना चाहिए। ठीक है, कोई पावर नहीं है डिस्क्वालीफाई इनको करने की। अब देखिए अब RP जो हमारा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट 1951 है, उसमें भी देखिए ऐसा नहीं दे रखा कि अगर आप कोई क्रिमिनल है पॉलिटिक्स में आता है तो जब तक उस पर साबित नहीं होगा क्राइम तो उसको आप एज ए क्रिमिनल नहीं बोल सकते। ठीक है, डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकता वो। दूसरा, मिसयूज करते हैं लोग रिलीजन का इलेक्शन गेन के लिए, है ना, इलेक्ट्रोल गेन करने के लिए मिसयूज करते हैं, जबकि ये करप्ट प्रैक्टिस में आता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, केस चलते रहते हैं और केस चलते ही रहेंगे। अब देखिए वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए सबसे बेस्ट ये है कि अमेंडमेंट होना चाहिए, जो RPA एक्ट है 1951 उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। दूसरा है कि जो ट्रायल्स होंगी ना वो डे टू डे बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है, और जो इलेक्शन कमीशन है हमारा उसको एडिशनल पावर मिलनी चाहिए। ठीक है गाइज, अब देखिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की, जो है हमारा केशव नंदा भारती केस। ठीक है, केशव नंदा भारती केस 1973। अब देखिए ये केस क्या है क्या नहीं, तो अगर इसके ऊपर बात करें तो चाहे आप 10 मिनट बात कर सकते हैं इस आर्टिकल के ऊपर, लेकिन मैं नीचे लिंक दूंगा, मैंने केशव नंदा भारती के बारे में बहुत अच्छे से बताया। केशव नंदा भारती कौन थे, क्या केस था, केस क्यों आया, बेसिक स्ट्रक्चर हमारे संविधान की क्या, कैसे कुछ इवोल्व हुई, क्या कुछ था। ठीक है, उस सब के बारे में मैंने अच्छे से एक लेक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है गाइज वो है क्वेश्चन आवर के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन आवर। देखिए वैसे तो पॉलिटिकल का सेक्शन अगर आप पढ़ेंगे पार्लियामेंट को तो क्वेश्चन आवर आसानी से मिलेगा, लेकिन ये न्यूज़ में था क्योंकि
कई बार देखिए ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि क्वेश्चन आर होगा ही जरूरी, लेकिन लीजिए आर्टिकल में पहले हम डिस्कस करते हैं एक बार। देखिए न्यूज़ में इस वजह से था कि कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से लोकसभा ने सस्पेंड कर दिया था क्वेश्चन आर को, कि भाई क्वेश्चन आर नहीं करेंगे। और देखिए अगर लोकसभा या राज्यसभा अगर चाहें अपने टाइमिंग में कुछ डिले करने का या जल्दी टाइम करने का सेशन का, तो वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि फिक्स टाइमिंग होगा, है ना। तो अब देखिए क्वेश्चन आर की अगर हम बात करें तो देखिए फर्स्ट जो सिटिंग होती है ना, फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग जो होता है, पहला घंटा जो होता है वो होता है क्वेश्चन आवर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एमपी जो होते हैं ना वो क्वेश्चन पूछते हैं मिनिस्टर जो होते हैं उनसे। अब देखिए अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो 1952 में लोकसभा रूल जो हैं उन्होंने प्रोवाइड किया फॉर क्वेश्चन आवर के लिए कि ये एवरीडे होगा। ठीक है, हर दिन होगा क्वेश्चन आवर। लेकिन राज्यसभा, अगर दूसरे हैंड पे हम राज्यसभा की बात करें तो उसमें ये प्रोविजन था कि वीक में 2 बार होगा राज्यसभा में क्वेश्चन आवर की बात करें। ठीक है, लेकिन 1964 में क्या होता है, क्वेश्चन और हर मतलब डेली लिया जाने लगा, क्वेश्चन आवर को डेली लेने स्टार्ट हो गया क्वेश्चन आवर 1964 में। और देखिए अब ये होता क्या है क्या नहीं, है ना। तो देखिए ये 3 टाइप का होता है बेसिकली। एक होता है स्टार्ड क्वेश्चन, STARRAD, स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ओरली आंसर मिलेगा आपको, मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जो जवाब मिलेगा आपको वो ओरली मिलेगा। फिर होते हैं अनस्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो रिप्लाई आपको मिलेगा मिनिस्टर के द्वारा, है ना, एंड ऑफ क्वेश्चन आवर वो रिटन में मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद आता है शॉर्ट नोटिस। तो देखिए शॉर्ट नोटिस की अगर हम बात करें तो उसमें एक मतलब नोटिस दिया जाता है लेस देन 10 डेज। ठीक है, आंसर दिया जाता है उसका, ओरली ही आंसर मिलेगा उसको, है ना। मतलब आस्क्ड बाय गिविंग ए नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज और आंसर्ड होगा ओरली। अब देखिए क्वेश्चन आर को बहुत बार ऐसा सिचुएशन हमारे देश में आई है जब क्वेश्चन आर को हटा दिया गया। जैसे 1962 का वार जो हमारा हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आर को हटा दिया गया था। 75, 76, 1991, 2004, 2009, है ना। बहुत सारे कारण थे, इमरजेंसी भी था जैसे 75 उस टाइम पे, तो बहुत सारे कारण की वजह से इसको हटा भी। तो आपको पता ये होना चाहिए कि इसको हटा भी सकते हैं ना, कोई इतना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो देखिए वो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है क्या नहीं है। तो देखिए हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने जनवरी 2018, ठीक है, आप कहीं से अगर ऐसा बिल्कुल याद रखिए, पीसीएस के एग्जाम में तो पूछ लेते हैं, कई बार डेट भी पूछ लेते हैं। तो एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसको 2018 में लॉन्च किया गया। क्यों किया गया, देखिए कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है हमारे देश में, तो उनकी सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो बेटर हो जाए, अच्छी हो जाए, तो उसके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, और मेन जो ये काम करता है 6 उसके कुछ थीम है, 6 थीम है, जैसे कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है ना, एजुकेशन है। ठीक है, और उसके अलावा अगर एजुकेशन के बाद हम बात करें तो एग्रीकल्चर है एंड वाटर रिसोर्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन है, स्किल डेवलपमेंट है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, तो देखिए ये जो भी हमारे 6 पैरामीटर हैं इनके ऊपर बेसिकली उस डिस्ट्रिक्ट पे फिर ध्यान दिया जाता है, स्पेशली इन इंडिकेटर के ऊपर बेस होके। और देखिए जो भी रिपोर्ट आती है फिर उसको नीति आयोग रिलीज करता है। ठीक है, नीति आयोग उस रिपोर्ट को रिलीज करता है। अब देखिए वैसे तो सारा कुछ आपको याद नहीं रखना, लेकिन मेनली आपको एजुकेशन और एग्रीकल्चर का पता होना चाहिए, है ना। तो देखिए अभी नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें एजुकेशन का बताया गया है कि एक राजनांदगांव है, छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट है राजनांदगांव। वहाँ क्या हुआ, मतलब राजनांदगांव है छत्तीसगढ़ के किसी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, वहाँ पे क्या किया गया कि एक्सेस टू सैनिटेशन, ठीक है, फैसिलिटी टू एवरी गर्ल चाइल्ड इन स्कूल। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा काम है वहाँ पे, तो ऐसा सब देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट के इस गांव ने किया है तो काफ़ी अच्छा है। फिर एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो देखिए कुपवाड़ा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है कुपवाड़ा। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हाई डेंसिटी फार्मिंग को। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे आपको पता होना चाहिए ना, सब कुछ तो याद नहीं रख सकते और हो भी नहीं सकता, तो कुछ तो पॉइंट आपको याद होने चाहिए ऐसे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है क्राइम से रिलेटेड है कि क्राइम इन इंडिया 2019। तो देखिए इसकी रिपोर्ट आई है, तो इस रिपोर्ट को देखिए NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, इसको कब बनाया गया था, 1986 में बनाया गया था। और देखिए एक टंडन कमेटी है, रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन के द्वारा, रिकमेंडेशन थी टंडन कमेटी। ठीक है, और नेशनल पुलिस कमीशन और MHA की एक टास्क फोर्स,
इनकी रिकमेंडेशन के द्वारा इसको बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, ठीक है। और ये किसके अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, MHA के अंडर में आती है। NCR भी जो डाटा वाटा देता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिए। अब हम डाटा की बात करते हैं, ठीक है। देखिए क्राइम अगेंस्ट वुमेन की अगर हम बात करें, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, तो देखिए 7.3% क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ा है, ठीक है। और अगर मेजॉरिटी ऑफ केस की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ केस आए हैं क्रूअलिटी ऑफ हस्बैंड, ठीक है। जैसे घरेलू हिंसा होता है, पति अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, तो उसके मेजॉरिटी केस आए हैं और इंक्रीज कितना हुआ? 7.3%, ये याद रखिए आप। और यूपी की अगर बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम है यूपी में, ठीक है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करें, उसके बाद में राजस्थान है, महाराष्ट्र है। हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम की बात करें पर लाख पॉपुलेशन, तो वो असम में है, ठीक है। आप थोड़ा सा ऐसे याद रखिए, नोट कर सकते हैं आप ऐसी चीज़ों को। कास्ट बेस्ड क्राइम की अगर हम बात करें, कास्ट के ऊपर जो जातीय जो बेस होते हैं क्राइम, तो उसकी बात करें तो देखिए SC के ऊपर 7.3%, जो हमारे शेड्यूल कास्ट हैं उनके ऊपर 7.3% इंक्रीज देखने को मिलेगा। और यूपी में सबसे ज़्यादा मोस्ट मतलब जो केस हैं SC के ऊपर वो यूपी में देखने को मिलेंगे। और हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट SC, अगर रेट ऑफ क्राइम की बात करेंगे तो वो राजस्थान में है, ठीक है। अब बात करेंगे हम ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट के बारे में, तो वो डिक्रीज हुआ है स्टेट की अगर बात करें तो, ठीक है। साइबर क्राइम की अगर बात करें तो 63.5% बढ़ा है। और देखिए याद आप बिल्कुल रखना कि क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन 4.5% जो क्राइम है अगेंस्ट चिल्ड्रन वो इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। और अब देखिए हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ठीक है। जो आर्टिकल यहाँ पे कवर नहीं हुए थे वो द हिंदू से या इनसाइट से लिए गए हैं। तो देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की हम बात करते हैं। देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट न्यूज़ में क्यों था? पहले तो देखिए ये न्यूज़ में इसीलिए आया था क्योंकि आंध्र प्रदेश के कोई MP हैं, ठीक है। उनको कोई स्पेशल उनका जो आंध्र प्रदेश भवन है वहाँ पे कोई पोस्ट दी गई थी, लेकिन उस पोस्ट में उनको कुछ ऐसा पैसा नहीं मिलता था, कुछ जिससे प्रॉफिट हो, मतलब उनको कुछ पैसा या ऐसा कुछ नहीं दिया जाता था और उसकी कुछ इतनी पावर भी नहीं थी, तो इस वजह से फिर उनको सस्पेंड नहीं किया गया था, ठीक है। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था। अब देखिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करें तो देखिए हमारे संविधान में, मतलब हमारे संविधान में या फिर जो RPA एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ठीक है, कहीं पे इसको मेंशन नहीं किया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को, आप बिल्कुल याद रखिए। और देखिए बेसिक डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें, MP की अगर बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो वो हमारे 102 नंबर में आर्टिकल में दिया हुआ है। और MLA की बात करें तो 191 में दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब रोल ऑफ जुडिशियरी की हम अगर बात करते हैं तो देखिए वेदर द गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट और रिमूवल। अब देखिए जुडिशियरी का क्या रोल है कि इसमें जुडिशियरी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या कर सकती है। तो देखिए जुडिशियरी का तो यही है, जुडिशियरी ये देखती है कि क्या ये जिस पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं उस पर सरकार का कंट्रोल है, सरकार उसमें अपॉइंट करती है या सरकार ही उसको हटाती है, या फिर जिस ऑफिस को ये होल्ड कर रहे हैं, जिस ऑफिस में ये हैं, क्या वो ऑफिस लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड कोई काम करता है या कोई ग्रांट करता है, लाइसेंस देता है। तो फिर जुडिशियरी ये सब देखती है और फिर डिसीजन होता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा RTE एजुकेशन एक्ट। और ये न्यूज़ में क्यों आया था? ये न्यूज़ में इसीलिए आया था, देखिए डायरेक्टली तो नहीं था लेकिन इनडायरेक्टली पक्का न्यूज़ में है। वो इसीलिए था कि देखिए रिसेंटली कोविड चला आ रहा है ना, तो रिसेंटली ये हुआ कि दिल्ली से ही ये न्यूज़ थी कि गैजेट और इंटरनेट एक्सेस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड हो जो EWS कैटेगरी या अगर किसी स्पेशल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, है ना, जो इकोनॉमिकली वीक हैं या जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है ना, उनको गैजेट मिले और इंटरनेट एक्सेस मिले। इसी वजह से ये न्यूज़ में था। तो देखिए इस RTI एक्ट के बारे में हम थोड़ा सा बेसिक 2-3 पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए RTI एक्ट की अगर हम बात करें तो बेसिक देखिए ये जो एक्ट है इसका मेनली एम है कि प्रोवाइड करवाएं प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन जिनकी एज क्या है 6 से 14 साल। इसका मेन एम यही है, RTI जो एक्ट है हमारा, कि एजुकेशन प्रोवाइड हो सभी बच्चों को जो 6 से 14 साल के हैं, ठीक है। और एजुकेशन क्या है ना, ये इन्फोर्स करता है कि एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21, ठीक है गाइज। अब देखिए
नो डिटेंशन पॉलिसी ये बात करता है कि कोई डिटेंशन पॉलिसी ना हो, जिसको हटा दिया गया था राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2019 के द्वारा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आरटीआई एक्ट देखना है, ऐसे आप इनडायरेक्टली पढ़ाई कीजिए, कुछ नहीं छूटता फिर। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल हमारा लोक अदालत है। अब देखिए लोक अदालत न्यूज़ में क्यों आया था। लोक अदालत न्यूज़ में इसी वजह से आया था कि रिसेंटली क्या हुआ कि उड़ीसा में एक डेली वेज वर्कर, ठीक है, वो हमारे प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में उन्होंने केस फाइल कर दिया। ठीक है, क्यों केस किया प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में? देखिए उन्होंने 21 बार अटेम्प्ट किया आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, लेकिन हर बार फेल हो गया उनका रजिस्ट्रेशन। तो उन्होंने ऐसे ही गुस्से में आए होंगे और फिर उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ लोक अदालत में जाके और उन्होंने फाइल कर दिया। ठीक है, केस। तो देखिए अब आपको पता होना चाहिए लोक अदालत क्या है क्या। तो देखिए लोक अदालत फॉर्म किए जाते हैं फुलफिल करने के लिए प्रोमिस को। ठीक है, जो हमारे प्रियम्बल देता है। क्या देता है प्रियम्बल? अरे जस्टिस की बात करता है हमारा प्रियम्बल, जो सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस होते हैं ना। तो ये लोक अदालत इसीलिए बनाए जाते हैं। अब देखिए लोक अदालत को जो है ना स्टैट्यूटरी स्टेटस है, मतलब एक्ट के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो इनका स्टेटस क्या है? स्टैट्यूटरी स्टेटस है, याद रखिए। फिर इसी के थ्रू आपको 39 कैपिटल ए जो हमारा आर्टिकल है वो पता होना चाहिए। आर्टिकल 14 जो क्या बात करता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लोक अदालत में अगर आप जाते हैं तो आपकी कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है लोक अदालत में। ठीक है, और डिसीजन तो दिया जाता है कोर्ट इसका लोक अदालत के द्वारा, वो कंसिडर किया जाता है एज ए सिविल कोर्ट का डिसीजन। ठीक है, और वो बाइंडिंग होता है सभी पार्टी पे। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा इंपॉर्टेंट आप याद रखिए। नेक्स्ट बात करता है टर्मिनेशन ऑफ सेशन के बारे में, कि कौन से सेशन, जैसे कि हमारा लोकसभा में चल रहा है सेशन, राज्यसभा का सेशन होता है, तो इनका क्या कुछ टर्मिनेशन होता है। पार्लियामेंट बिल्कुल आप लक्ष्मीकांत में पढ़ लीजिए अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और लंबा चैप्टर तो है ही लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम बात करें तो हमारे 4 तरीके होते हैं। ठीक है, किसी भी सेशन को सस्पेंड करने के या टर्मिनेट करने के। एक होता है एडजर्नमेंट, ठीक है, दूसरा होता है एडजर्नमेंट साइन डाई। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आपका डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद होता है प्रोरोगेशन। ठीक है, उसके बाद होता है डिजोल्यूशन। गाइज यहाँ पे मेरे पास डिजिटल पेन नहीं है तो थोड़ा राइटिंग इशू है। डिजोल्यूशन होता है। अब देखिए जो एडजर्नमेंट होता है उसमें क्या होता है? सस्पेंड होता है काम, मतलब जो वर्क चल रहा है, सेशन चल रहा है, वो सस्पेंड हो जाता है, घंटे के लिए भी, दिन के लिए भी, या सप्ताह के लिए भी हो सकता है। और ये कौन करेगा इसको? ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर साहब ही करेंगे इसको। ठीक है, अब एडजर्नमेंट साइन डाई की अगर बात करें, ठीक है, तो ये देखिए ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए सस्पेंड होता है, कोई पीरियड स्पेसिफिक नहीं होता है, और इसको भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वही करेंगे। ठीक है, फिर आता है प्रोरोगेशन। ठीक है, प्रोरोगेशन में क्या होता है? प्रेसिडेंट कैन इश्यू आफ्टर कंप्लीटेड बिजनेस, जो सेशन है वो कंप्लीट होने के बाद प्रेसिडेंट इशू कर देंगे। ठीक है, और प्रेसिडेंट इसको मतलब प्रोरोग कर सकते हैं किसी हाउस को, अगर सेशन में चल रहा है तब भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है डिजोल्यूशन से रिलेटेड, तो देखिए ओनली लोकसभा को डिजोल्व किया जा सकता है। आप सभी को पता है राज्यसभा हमारा अपर हाउस है, तो उसको डिजोल्व नहीं किया जा सकता, और इसको प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए नेक्स्ट हम अगर आर्टिकल की बात करें तो वो है एमपी के सस्पेंशन से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए आप बिल्कुल इसको पार्लियामेंट के सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि एमपी को कैसे क्या किया जा सकता है सस्पेंड। ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों के, क्योंकि देखिए राज्यसभा का तो रिसेंटली न्यूज़ में था कि आई थिंक अराउंड 21 के आसपास एमपीओ को रिसेंटली उनको सस्पेंड कर दिया गया था, है ना। और उसके अलावा देखिए एक डिप्टी चेयरमैन भी न्यूज़ में रहे थे, क्योंकि डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए थे, जिसको हमारे जो राज्यसभा के चेयरमैन साहब हैं उन्होंने बोला कि ये एडमिसिबल नहीं है, और फिर इसको क्या कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया, वो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन लेके आए थे। तो देखिए एमपी का सस्पेंशन आप बिल्कुल पढ़िए कि एमपी को कैसे क्या सस्पेंड हमारे देश में किया जा सकता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और लोकसभा में भी हुआ था ऐसा ही, आई थिंक मार्च में हुआ था लोकसभा में ऐसा। ठीक है, तो आप लोकसभा में और राज्यसभा में कैसे एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल पढ़ लीजिए। और देखिए इसी के साथ आशा करता हूँ आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सुझाव होता है, आपका कोई सजेशन होता है, तो बेझिझक आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। आपको अच्छा नहीं लग सकता वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।